हेलो स्टूडेंट। आज के हम इस सेशन में पेडागोजी इंग्लिश ऑफ पेडागोजी के बारे में जानेंगे। आशा करता हूं कि जो लोग सीटेट की तैयारी जो अभ्यर्थीगण कर रहे होंगे, बड़ी बेसब्री से उन्हें इंतज़ार भी रहता है कि वो लम्हा कब आए जब वो परीक्षा में शामिल हो सकें। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे हम लोग आज चर्चा करेंगे इंग्लिश ऑफ पेडागोजी के बारे में। तो दिस इज़ डॉक्टर विकास कुमार ठाकुर। आज का सेशन है लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सीखना और अभिग्रहण। इसके अंतर्गत हमें जानना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है, इसके बारे में भी आपको अच्छी से तैयारी करनी है, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। मैं कुछ बिंदु पे चर्चा कर देता हूं, जिससे कि आप लोग को परीक्षा में मैक्सिमम हेल्प हो सके। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत जो कुछ पॉइंट है मैं इस पे भी चर्चा कर देता हूँ। कि वो पॉइंट है, सबसे पहले लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू प्रोसेस, अर्थात जो सीखने का जो कॉन्सेप्ट है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। अगर हम पढ़ाते हैं, अगर हम टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, तो ये कोई आज के लिए नहीं है कि आज पढ़ेंगे कल ख़त्म हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग करने की प्रोसेस है, इसलिए इसे कहा गया लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूइंग प्रोसेस। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो है, हमें जो सीखने का जो प्रोसेस है, ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन समय के साथ साथ होना चाहिए। जो समय के साथ साथ परिवर्तन होता है वही लर्निंग करने का सही बिहेवियर माना जाता है। इसके बाद है लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोग्रेस, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोसेस। तो लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस के अंतर्गत जो हम सीखते हैं ये सभी वर्गों के लिए अति आवश्यक होता है, जो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल प्रोसेस के रूप में हमें इसे देखना है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज ए पर्पसिंग एंड गोल ओरिएंटेड। हम जो कुछ सीखते हैं इसका कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए, और इसका भविष्य कुछ उज्जवल हो, ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। हम जो सीखते हैं इसके साथ साथ प्रोग्रेस भी हो और डेवलपमेंट का भी हो, कुछ विकास भी हम कर सकें, ये जानना है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि लर्निंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। हम जो सीखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपीरियंसेस के अंतर्गत ये आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में हमें इन चीज़ों पे विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। एक आध पॉइंट में और चर्चा कर देता हूँ कि लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। हमें इस इन्वायरमेंट में भी इन चीज़ों को यूज में लाना है, जिससे कि हमारा बिहेवियर प्रॉपर रूप में कार्य कर सके। अब हम देखते हैं कि लर्निंग रेनफोर्समेंट फर्दर लर्निंग हमें देखना है। जैसे कि हम पढ़ते हैं या कभी आपने एक शेर को देखा होगा कि जब 100 मीटर शेर चलता है तो एक बार पुनः पीछे मुड़ के देख लेता है कि कहीं मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए आपको ये लर्निंग इन्फॉर्मेंस रेनफोर्स फर्दर लर्निंग के अंतर्गत इन चीज़ों को आपको जानना है। नेक्स्ट, लर्निंग इज ए मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। इसके बारे में जानना है। लर्निंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसके बारे में जानना है। और एट लास्ट मैं बताऊं, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल है। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये ट्रांसफरेबल है। आज हमने सीखा, कल आपको हमने बताया, आप फिर किसी और को बताएंगे, तो ये सब लर्निंग इज ट्रांसफरेबल के अंतर्गत आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ लर्निंग। अब सीखने के जो कौन कौन प्रकार हैं
इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन अबाउट मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग के बारे में आपको सबसे पहले जानना है। और सेकंड है वर्बल लर्निंग। आप इसे डिटेल में जब आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो तमाम चीज़ों को चर्चा कर दी गई है, जिससे कि आपको सहूलियत होगा। थर्ड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो हम देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जानना है, साथ ही साथ डिस्क्राइमिनेशन लर्निंग, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में जानना है। ये तमाम चीज़ आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है, जिसे आप पढ़ के जाते हैं तो परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें भी कुछ अहम पार्ट जो है, अहम बिंदु है, उसे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नर्स मोटिवेशन। लर्नर मोटिवेशन, तो लर्नर्स मोटिवेशन डिटरमाइंस एंड इंटेंसिव लर्निंग के बारे में जानना है। नेक्स्ट लर्नर्स एफिशिएंसी और मेंटल कैपेसिटी के बारे में जानना है। नेक्स्ट लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट के बारे में जानना है। लर्नर्स जनरल हेल्थ के बारे में जानना है। लर्नर अटेंशन, रीडिंग्स एंड रेडीनेस एंड विल पावर के बारे में जानना है। ये तमाम चीज़ें फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर के अंतर्गत आपको अध्ययन करके जाना है, जिससे कि आप अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। इसके बाद फैक्टर रिलेटेड टू टीचर। टीचर के लिए कौन कौन फैक्टर है, इसके बारे में आपको मैं चर्चा कर दूं। टीचर्स कमांड ओवर द सब्जेक्ट। जो टीचर आप जिस सब्जेक्ट से कंसर्न रखते हैं, जो सब्जेक्ट आपने लिया है, जो आप पढ़ाते हैं, उसमें आपको मैक्सिमम कमांड होना चाहिए, जिससे कि पढ़ाने में आपको भी सहूलियत हो और स्टूडेंट को भी पढ़ने में कंफर्ट फील करें। नेक्स्ट टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेशन। टीचर का बात करने का जो तरीका हो वो एकदम अच्छा हो, जिससे कि सुनने में, समझने में स्टूडेंट को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट टीचर पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर्स। टीचर्स का जो पर्सनालिटी है, जो एटीट्यूड है, ये जो सीखने वाले जो शोधार्थी हैं या जो विद्यार्थी लोग हैं, उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनका बिहेवियर, पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए। वे ऑफ एक्सप्रेस स्मूथ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टीचर्स बिहेवियर विथ स्टूडेंट्स। इन चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि जब हम सिलेबस पढ़ते हैं, जब हम कोई पढ़ाई पढ़ते किसी भी सब्जेक्ट में, अपने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमें बिहेवियर का विशेष ध्यान रखना होता है कि बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर का बिहेवियर हो वो स्मूथ हो, सॉफ्ट हो। नेक्स्ट फैक्टर्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, टीचिंग मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बारे में भी 2-3 चर्चा मैं कर देता हूँ। इसमें कंडक्टिव इन्वायरमेंट टू लर्निंग के बारे में जानना है। स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम्स के बारे में जानना है। अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मटेरियल टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस के बारे में जानना है। एंड एट लास्ट होम इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ये सब आप पढ़ के जाते हैं तो लर्निंग ऑफ पेडागोजी के अंतर्गत आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। साथ ही साथ लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, जिस सब्जेक्ट को जो आप लर्निंग करने जा रहे हैं, इसमें पकड़ होनी चाहिए, इसकी लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसके बारे में भी जानना है। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में आपको जानना है। तो इसमें देखेंगे कि स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के अंतर्गत भी 3-4 पॉइंट आपको पढ़ के जाते हैं तो शायद आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोल, इसके बारे में आप अध्ययन कर लें। 1 घंटे के आसपास आप देखेंगे तो शायद आपको पूरा क्लियर होगा। इसके बाद क्वीइंग के बारे में जो 6 मंथ वीक का चलता है। बबलिंग के बारे में जो अबाउट 6 मंथ का ये प्रोसेस है। और 1 वर्ड स्टेज जो कि अराउंड 1 ईयर का रहता है। इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से देखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ये आप विशेष रूप से अध्ययन करके जाएं। तो इसमें देखेंगे आप कि सबसे पहले मोटिवेशन के बारे में जानना है, प्रैक्टिस के बारे में जानना है,
इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानना है, और लास्ट में अप्रोच टू लर्निंग एज वेल एज टीचिंग के बारे में। आप समझ सकते हैं मोटिवेशन, जब हम स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई सिलेबस पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले उसे मोटिवेट करना जरूरी रहता है कि हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें उन्हें कंफर्ट रहें और उसको मैं अच्छे से जानकारी दे सकूं, इसके बारे में उसको मोटिवेट प्रॉपर पहले कर देना है। इसके बाद है प्रैक्टिस। जो हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, पढ़ने के बाद बार बार उसे घर पे हो, स्कूल पे हो या कॉलेज में हो, उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रिवीजन रहेगा, आप जल्दी भूलेंगे नहीं। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ये भी होना जरूरी रहता है। भावना के साथ हम जुड़े रहें तो शायद कोई कार्य को अच्छे से किया जा सकता है। एंड एट लास्ट अप्रोच टू लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। जो हम सीख रहे हैं उसमें हमें अप्रोच करना है, साथ में जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बारे में भी हमें अप्रोच करना है कि हम पढ़ाने में भी सक्षम हो और पढ़ने में भी सक्षम हो। इन दोनों चीज़ों पे विशेष रूप से हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरी है। इसके बाद आप देखेंगे बिक्स के बारे में पढ़ के जाएँ। बिक्स मीन्स इस बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इसको शॉर्ट में BICS के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें भी 3-4 पॉइंट आप पढ़ के जाएंगे तो शायद एग्जाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले है लार्जली एक्वायर्ड इन द नेटिव लैंग्वेज बाय द चिल्ड्रेन इन ऑल सोसाइटीज बाय द एज ऑफ 5। इसी समय से आपको ये स्टार्ट कर देना है। सेकेंड, डज नॉट इंक्लूड लिटरेसी। थर्ड, includes the vocabulary of conversation. And at last, that is fourth, proficiency only weakly correlated with the academic success। इन चीज़ों को आप बिक्स के अंतर्गत पढ़ के जाएंगे तो शायद आप बेस्ट नंबर ला सकें। नेक्स्ट है काप के बारे में। इन शॉर्ट मैं बोलूँ CALF, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसको CALF के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत जानना है आपको एक्वायर्ड मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 5 एंड एक्वाइजेटेड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है जिससे कि आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। इसके बाद हम लोग 2-4 पॉइंट और चर्चा करेंगे आज के सेशन में। कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन एंड लर्निंग। साथ ही साथ जीन पियाजे का कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या है, इसे आप अध्ययन कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। जब हम बात करते हैं जीन पियाजे का तो सर्टेनली नाम स्किनर का बिहेवियर थ्योरी के बारे में भी हमें जाना जरूरी रहता है, तो इसे भी आप एक बार घर पे जरूर पढ़ के जाएं। चॉम्स्की इननेटनेस थ्योरी, इसे भी आप अध्ययन करते हैं तो आपके परीक्षा के लिए, भावी परीक्षा जो है सेटेट की, इसमें आप अधिक से अधिक अंक ला सकें। लैंग्वेज जो प्रॉब्लम होता है उसमें ये समस्याएं उत्पन्न उस समय में नहीं होगी। उसके बाद पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जानना है। लेव वोगत्सी के बारे में जानना, जो सोशियो कल्चर थ्योरी है, इसके बारे में आपको। साथ ही साथ हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी जो शब्द संग्रह है, इसका आपको अधिक से अधिक विकास करना है, अधिक से अधिक ध्यान रखना है। चलिए हम लोग कुछ उस पर भी चर्चा करते हैं कि जब हमारा किस एज में हमें कितने वोकेबलरी का स्टॉक माइंड में रहना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे चिल्ड्रन की एज अगर फ्रॉम बर्थ टू 8 मंथ है तो 0 होना चाहिए चिल्ड्रंस वोकेबलरी में। अब फ्रॉम 9th मंथ टू 1 ईयर 3 to 4 वर्ड्स उसे जानना है। अप टू 1.5 ईयर तो 10 to 12 वर्ड्स। अप टू 2 ईयर्स 272 वर्ड्स। ये एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड है जो कि बच्चों को, जैसे 2 साल के बच्चों को 272 शब्द उसे जानना है। अप टू 2 ईयर्स टू 6 मंथ 450 वर्ड्स उसे जानना है। अप टू 3 ईयर्स आप देखेंगे 1000 वर्ड्स उसे जानना है। अप टू 3 ईयर्स एंड 6 मंथ 1250 वर्ड्स उसको नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे अप टू 4 ईयर्स तो 1600 वर्ड्स स्टॉक होना चाहिए उसके माइंड में। अप टू 5 ईयर्स 2100 वर्ड्स स्टॉक होना चाहिए। अप टू 11 ईयर्स 50,000 वर्ड्स शुड बी रिमेंबर इन देयर माइंड्स। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अप टू 14 ईयर्स, इसमें कह सकते हैं कि 80,000 वर्ड्स स्टूडेंट के माइंड मेकअप रहना चाहिए। एंड एट लास्ट 16 ईयर्स एंड अहेड मोर देन 1 लाख वर्ड्स। इन चीज़ों को अगर आप अध्ययन करके जाते हैं तो आप
लर्निंग एंड एक्विजिशन के अंतर्गत आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में भी अच्छा से अच्छा हेल्प मिल पाएगा। तो आज के सेशन में यहीं समाप्त करता हूं। और आप लोग को मैं ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ों अगर समझना हो आप ज़रूर लाइक कमेंट करें। जो लोग नए जुड़े हैं वो आप मॉडर्न इंडियन एजुकेटर के नाम से आप लाभ उठा सकते हैं। सी यू स्टूडेंट्स in next video. Thank you.